हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AWS का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है EBS। तो EBS का पूरा नाम बेसिकली है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हमको किस सिनेरियोज में यूज़ में आती है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की जब भी हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, मतलब कि आपका एक सर्वर रन हो रहा है यूजिंग EC2 सर्विस, Amazon वेब सर्विसेज पे। अब आप जब भी कोई सर्वर या फिर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हार्ड ड्राइव या फिर SSD चाहिए होती है जिसके ऊपर आप अपना डाटा स्टोर कर सको। अब वो किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हो सकती हैं या फिर आपका क्रूशियल इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है जो आप डे टू डे बेसिस पे जिसके साथ काम करते हो। तो किसी भी तरीके का डाटा जो आप किसी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करते हो। तो EBS बेसिकली क्या होती है? ये एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव होती है दैट यू कैन कनेक्ट टू योर वर्चुअल सर्वर इन AWS क्लाउड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जितने मर्जी चाहो उतनी EBS वॉल्यूम्स कनेक्ट कर सकते हो अपनी EC2 सर्वर के साथ। तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन्स या फिर वर्चुअल सर्वर्स यूज़ कर रहे हो तो भी आप EBS वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो विंडोज़ बेस्ड तो उस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस ही है। तो ये इस पर्पस के लिए मेनली काम आता है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप AWS पे गए और आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया लिनक्स बेस्ड, राइट? या फिर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया विंडोज बेस्ड, किसी भी तरीके का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया। तो आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, आप कोई भी सर्वर या मशीन क्रिएट करते हो, तो उस मशीन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव चाहिए होती है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव बनती है वो बेसिकली EBS ही होती है। तो जब भी हम कोई भी वर्चुअल जो सर्वर है क्रिएट करेंगे यूजिंग EC2 तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली जो EBS है वो क्रिएट होके मिलेगी। ये स्पेसिफिकली होती है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। तो इसको रूट वॉल्यूम भी बोल देते हैं। अगर आप देखोगे तो टर्मिनोलॉजी AWS में रूट वॉल्यूम होती है, बट मेन कॉन्सेप्ट बैकएंड में यही रन हो रहा है कि ये एक तरीके से EBS वॉल्यूम ही है जो आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको EBS वॉल्यूम के साथ मिलती है हाई अवेलेबिलिटी। तो हाई अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर रन हो रहा है, और आपने अपना EC2 सर्वर जो है वो आपने जोन ए के ऊपर रन किया। अब एज अ यूजर यहाँ पे एक यूजर है बॉब। बॉब ने इस EC2 सर्वर के ऊपर कनेक्ट किया, और EC2 सर्वर के ऊपर ये एक इलास्टिक ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज जो है कनेक्टेड है, मतलब कि ये एक स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है। बॉब ने एक फाइल क्रिएट कर दी EC2 सर्वर के ऊपर। तो उस फाइल का नाम है file1.txt। और ये फाइल क्या होगी? बेसिकली ये फाइल क्योंकि इसके ऊपर स्टोर हो रही है, क्योंकि ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है, राइट? तो अब हाई अवेलेबिलिटी कैसे मिलेगी? जो भी डाटा आप क्रिएट करते हो, तो जो भी कोई फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर कोई आपकी प्रेजेंटेशन फाइल हो गई या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपका इस EBS वॉल्यूम के ऊपर तो स्टोर होगा, बट उस डाटा की एक कॉपी बन जाएगी एक दूसरे जोन के अंदर भी और तीसरे जोन के अंदर भी। तो राइट नाउ आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं किसी भी रीजन के अंदर। अगर आप अपना कोई भी वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो तो आपको 3 जोन्स मिलते हैं जहाँ पे आपको हाई, जिसकी वजह से आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। तो अब ये 3 जगह पे आपका डाटा रेप्लिकेट क्यों हो रहा है? इन केस अगर आपकी ये वाली जो ड्राइव है अनएक्सेसिबल हो जाती है या कोई भी इशू आ जाता है इस ड्राइव के साथ, तो क्या होगा? ये वाला डाटा इस लोकेशन पे भी एज अ बैकअप रेप्लिकेट हुआ है, एज अ बैकअप यहाँ पे स्टोर हुआ है, और सिमिलर केस में यहाँ पे भी स्टोर हुआ है। तो इन केस अगर ये वाला जो EBS वॉल्यूम है करप्ट हो जाता है, या फिर ये वाली पूरी लोकेशन जो है डाउन हो जाती है, या किसी भी रीजन के कारण कोई इशू आया था आपको, स्टिल आपका जो डाटा है वो अदर रीजन, अदर अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आपके पास एज अ बैकअप या फिर एज अ हाई अवेलेबिलिटी स्टोर होता है। क्योंकि ये जो जोन्स होते हैं ये बेसिकली जोन क्या है? ये जोन एक तरीके से डाटा सेंटर होता है। तो जैसे कि अगर कनाडा सेंट्रल की बात करूँ तो कनाडा सेंट्रल में आपको 3 जोन मिल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भी जोन ए के अंदर आपके पास एक बड़ा डाटा सेंटर होगा AWS का, उसके अंदर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है AWS का, सारे रैक्स लगे हुए हैं, सर्वर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी
सर्विसेज को डिप्लॉय कर रहे हो। बट इफ ये वाला पूरा सारा का सारा डाटा सेंटर डाउन हो जाता है किसी भी रीजन के कारण, या फिर आग लग जाती है टेक एन एग्जांपल, तो उस सिनेरियो में आपके पास स्टिल दूसरे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जो आपका डाटा एज अ बैकअप रख रहे हैं, ताकि आपके डाटा लॉस ना हो। तो इस सिनेरियो में आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है ईबीएस के साथ। तो आप देख लेते हैं वॉल्यूम टाइप्स। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स मिल जाती हैं ईबीएस में। सबसे पहले होती है हमारी जनरल पर्पस एसएसडी। तो अगर आप AWS के ऊपर जाओगे और अगर आप EBS क्रिएट करोगे, तो हम ये क्रिएट करके देखेंगे, मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे होते हैं ये। तो जब भी आप अपने EBS के ऊपर जाओगे और अगर जनरल पर्पस SSD की ड्राइव्स यूज करोगे, तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है GP2 जनरल पर्पस 2, और एक होता है GP3 जनरल पर्पस 3। तो ये बेसिकली SSD होती है, जैसे कि आपके लैपटॉप्स में SSD होती है, तो वैसे ही ये भी SSD होती है। तो ये क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। एक तो सबसे पहले आपको बेटर कॉस्ट मिलेगी, मतलब वो आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे इस वॉल्यूम के लिए। और गुड होती है नॉर्मल वर्कलोड्स के लिए। नॉर्मल वर्कलोड से मेरा मतलब डे टू डे टास्क परफॉर्म करने आपने, या फिर हैवी ट्रांजैक्शन लोड्स परफॉर्म नहीं करने। मतलब कि अगर आपका वर्चुअल सर्वर फॉर एग्जांपल सिर्फ वेबसाइट होस्ट कर रहा है, आपका वर्चुअल सर्वर सिर्फ कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रहा है फ्रंट एंड में, और वो कोई डाटाबेस रन नहीं कर रहा, तो उस सिनेरियो में आप जनरल पर्पस एसएसडी यूज कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में आपको जनरल पर्पस एसएसडी का यूज आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास प्रोविजनड आईओप्स एसएसडी। तो प्रोविजन आईओप्स एसएसडी आपको दो तरीके की मिलती है, एक होती है IO1 एंड IO2। तो IO1 एंड IO2 बेसिकली क्या करती हैं, आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये फास्ट होंगी एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस एसएसडी। इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अ, जितनी भी आपको EBS वॉल्यूम्स मिलती है, सब में से ये सबसे फास्ट मिलेंगी आपको IO1 एंड IO2। तो इसके अंदर आपको लो लेटेंसी मिलेगी, और गुड होती है हाई ट्रांजैक्शन वर्कलोड्स के लिए। हाई ट्रांजैक्शन वर्कलोड्स वो होते हैं जब आपके पास कोई डाटाबेस सर्वर लगा है, या फिर कोई सर्वर लगा है जो कि ट्रांजैक्शंस करता है, मतलब कि जिसमें रीड एंड राइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि डाटाबेस में होता है। तो उस सिनेरियो में आपको ये वाली SSDs यूज़ करनी रिकमेंडेड होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। पर इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर वॉल्यूम टाइप्स। फिर है थर्ड हमारे पास थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। तो इसका नाम बेसिकली आपको ST1 के नाम से मिलेगी आपको। ये HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी लॉ कॉस्ट होती है, तो पैसे आपको कम पे करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू दीज टू। बट इसके अंदर आपको जो है स्पीड रीड एंड राइट की इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ऐसे नहीं है कि स्पीड नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, स्पीड मिलेगी ऑब्वियसली, बट उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा एफिशिएंट स्पीड नहीं मिलेगी जो कि आपको SSD में मिलती है। तो उस सिनेरियो में आप HDD यूज़ करते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है जिसको सिर्फ एक वर्क स्टेशन चाहिए डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल्स इनके साथ ही काम करने वाला है, तो उस सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड HDD। कोल्ड HDD जैसे कि यहाँ पे नाम कोल्ड आ रहा है, तो जब भी हम कोल्ड सुनते हैं, कोल्ड वर्ड सुनते हैं किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी भी, तो बेसिकली कोल्ड से उनका मतलब होता है कोई भी डाटा जो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा है। एक होता है हॉट डाटा। हॉट डाटा को हम बोल देते हैं जो भी डाटा हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जाता है डेली बेसिस पे, तो ये कोल्ड डाटा है। कोई भी कोल्ड तरीके का डाटा आपने स्टोर करना है, तो आप SC1 नाम की जो आपको वॉल्यूम टाइप मिलती है उसको यूज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट लो होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, और गुड होती है स्टोरिंग फॉर कोल्ड कूल डाटा, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड भी एक हार्ड डिस्क ड्राइव ही है, HDD ही है। इसकी लो इनपुट IO अप स्पीड होती है, मतलब कि लो होती है स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती रीड राइट की आपको। और ये गुड होती है इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा स्टोर करने के लिए। तो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा अगर आपने फॉर एग्जांपल बैकअप एज अ बैकअप स्टोर करना है कोई किसी चीज़ का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस एक डिफरेंट आ जाता है कॉस्ट का। तो अगर आप मैग्नेटिक स्टैंडर्ड यूज़ करोगे, तो आपको कॉस्ट जो है कि कम पे करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कोल्ड HDD। नेक्स्ट EBS ऑप्शन। तो अब तो हमने देख लिया भाई EBS हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो EBS के अंदर आपको दो अदर ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है स्नैपशॉट्स, और दूसरा होता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो स्नैपशॉट्स क्या होते हैं? स्नैपशॉट बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक EBS वॉल्यूम बनाई हुई है EBS, और इसके ऊपर मैंने कुछ डाटा सेव किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 फाइल्स जो है क्रिएट की हुई है मैंने। अब ये किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल हो सकती है, या फिर कोई आपने
सर्वर या फिर कोई एप्लीकेशन जो है इस पे कॉन्फ़िगर किया हो उसके रिलेटेड फाइल हो सकती है। अब आप फॉर एग्जांपल एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस ईबीएस वॉल्यूम पे, और ये ईबीएस वॉल्यूम बेसिकली आपकी EC2 सर्वर के साथ अटैच्ड है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप EC2 सर्वर के ऊपर इस वॉल्यूम के ऊपर एप्लीकेशन पे कोई चेंज करने वाले हो, तो आप 100% श्योर नहीं हो कि वो जो चेंज मैं करूंगा एज एन एडमिन वो इस एप्लीकेशन को खराब कर देगा कि नहीं, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ड्राइव में। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, इस ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले सकते हो। तो स्नैपशॉट बेसिकली क्या होता है, ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है, आपको AWS के अंदर जाना होता है और वहां से जाके आप वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले सकते हो। तो स्नैपशॉट आपको हेल्प करता है एक तरीके से बैकअप रखने का, कि आपके पास बैकअप पड़ा है इन केस अगर आपकी ये वॉल्यूम आप खराब भी कर देते हो किसी भी रीजन के कारण, कुछ चेंजेस किया आपने और आप वो चेंजेस रिवर्ट बैक करना चाहते हो, तो आप स्नैपशॉट को यूज करके रोल बैक कर सकते हो। दूसरा यूज जो होता है स्नैपशॉट का, जब आपने सेम ही तरीके की कॉन्फ़िगरेशन नई मशीन के लिए यूज करनी हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये सर्वर है, राइट, EC2 पे आपने बनाया, इस पे एक EBS वॉल्यूम लगी हुई है। अब आपने सोचा कि भी एक और सर्वर बनाते हैं, उस पर मेरे को सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सेम तरीके की ड्राइव चाहिए, जो भी इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है डाटा वो सारा का सारा मेरे को इस पे चाहिए। तो सबसे ईजिएस्ट वे क्या है, आप एक स्नैपशॉट लो इस EBS वॉल्यूम का, और जैसे ही आपका स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट होगा, उस स्नैपशॉट का यूज करके एक नई EBS वॉल्यूम क्रिएट करो। तो जैसे ही आप नई EBS वॉल्यूम क्रिएट करोगे, इस EBS वॉल्यूम को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपका स्नैपशॉट जो है यूज में आ जाता है। और यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जैसे कि नाम बता रहा है कि आपकी जो EBS है उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होगा उसको मैनेज कर सकते हो, कि भाई आपने कोई अगर ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट किया, आपने कोई वॉल्यूम क्रिएट किया है, तो आप एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो कि भाई इतने टाइम के बाद मेरी जो वॉल्यूम्स है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, या फिर इतने टाइम के बाद मेरे जो स्नैपशॉट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्रिएट करते हो रिटेंशन पॉलिसीज, और आप डिफाइन करते हो उस पॉलिसीज के अंदर EBS स्नैपशॉट या फिर EBS ब्लॉक्ड AMI होती है आपकी अमेजोन मशीन इमेज। तो ये कितने टाइम के लिए आपके AWS पे रहें, तो ये बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट उसके लिए यूज होता है। तो एक लास्ट थिंग जो मैं यहाँ पे बतानी भूल गया, तो यहाँ पे अगर हम जाएं वॉल्यूम टाइप्स के अंदर, तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम्स के अंदर कि आप क्या कर सकते हो, आपकी जो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये EC2 सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम अटैच्ड है EBS, और आपके पास एक और EC2 सर्वर है, और यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि ये वाली जो EBS वॉल्यूम है ये सेम वॉल्यूम इस सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो एट द सेम टाइम। मतलब कि ये सेम वॉल्यूम आपकी यूज हो रही है इस सर्वर के साथ भी और इस सर्वर के साथ भी एक ही टाइम पे। तो उस सिनेरियो में आप यूज कर सकते हो IO2 वाली जो प्रोविजनड SSD है। तो ये वाली जो वॉल्यूम टाइप है, अगर आप ये यूज करोगे तो इसके अंदर आपको फीचर मिलता है मल्टी अटैच वाला। तो मल्टी अटैच के अंदर क्या करते हो आप, बेसिकली इस वॉल्यूम को अलाउ करते हो कि ये वॉल्यूम मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के साथ अटैच हो सकती है और काम कर सकती है एट अ टाइम। तो आपको सिर्फ ये वाला फीचर मिलेगा IO2 के अंदर, और किसी भी वॉल्यूम टाइप के अंदर राइट नाउ ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक लास्ट चीज बतानी थी। अब हम चलते हैं अपने AWS सर्वर पे, और आपको सारे फीचर्स दिखाता हूँ कि कैसे हम EBS वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पे मैं अपने EC2 सर्विस के अंदर आ गया हूँ। तो EC2 सर्विस के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये वाला ऑप्शन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर मेरे को तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट्स एंड लाइफ साइकिल मैनेजर। तो वॉल्यूम्स बेसिकली जहाँ पे मेरे को EBS वॉल्यूम्स मिलेंगी, स्नैपशॉट्स जो हमने डिस्कस किया जहाँ पे हम स्नैपशॉट ले सकते हैं किसी भी वॉल्यूम का, और लाइफ साइकिल मैनेजर जहाँ पे हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम्स के अंदर जाऊँ, तो राइट नाउ मेरे को ये दिखा रहा है कि भी एक वॉल्यूम जो है ऑलरेडी है यहाँ पे क्रिएटेड है। तो और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की स्टेट देखूँ तो ये बता रहा है भी इन यूज है ये वॉल्यूम, मतलब कि ये वॉल्यूम राइट नाउ किसी मशीन के साथ कनेक्टेड है और यूज में है। तो ये वॉल्यूम क्या है, मैंने एक EC2 सर्वर बनाया था। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल अप करूँ और इंस्टेंसेस के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है विंडोज का। तो ये उस वॉल्यूम को यूज कर रहा है। तो ये जैसे ही मैंने ये सर्वर क्रिएट किया था, तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंस में जाऊँ और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल,
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चूज कर लेता हूँ कि मैं विंडोज बेस्ड सर्वर बनाने वाला हूँ, स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो ये जो कॉन्फ़िगर स्टोरेज वाला एरिया है ना, ये बेसिकली हमको ईबीएस क्रिएट करके दे रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने जब वो वाला सर्वर डिप्लॉय किया था जो मैंने विंडोज़ का यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उस टाइम ही ये वाली वॉल्यूम क्रिएट हुई और अटैच हुई। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हमको हर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ड्राइव चाहिए होती है, राइट? तो वो ड्राइव है यहाँ पे। अब अगर मैं अपने सर्वर पे जाऊँ तो यहाँ पे आरडीपी कनेक्शन से मैंने इस सर्वर पे कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे और जाता हूँ मैं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 30 GB की जो हमारी ड्राइव है वो यहाँ पे है। तो इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक सी ड्राइव है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। हम क्या करेंगे, हम एक और नई ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस ईबीएस वॉल्यूम को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं और लेफ्ट साइड में जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा वॉल्यूम्स के ऊपर। और यहाँ पे एक नई वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मेरे को सिंपल यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट वॉल्यूम, तो क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो सबसे पहला मेरे को यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम टाइप, किस टाइप की वॉल्यूम मेरे को क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मेरे को वो सारे ऑप्शंस जो मैंने अपनी स्लाइड में समझाए थे वो सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि GP3, GP2 और डिफरेंट डिफरेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं GP3 ऑप्शन यहाँ पे चूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बता सकता हूँ भाई मेरे को कितना साइज देना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 GB साइज देना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। आई ऑप स्पीड मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये बता रहा है भाई मिनिमम आई ऑप स्पीड हम इतनी रख सकते हैं और मैक्सिमम इतनी। उसके बाद आई ऑफ स्पीड आपकी बेसिकली रीड एंड राइट की स्पीड होती है कि कितनी आपकी एफिशिएंट होगी एसएसडी जो आप क्रिएट करने वाले हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन हम डिफाइन कर सकते हैं, किस जोन के अंदर हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को इनक्रिप्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो मैं इनक्रिप्ट कर सकता हूँ इस वॉल्यूम को। तो अगर मैं इसको अगर जैसे कि चूज करूँ, तो ये मेरे को पूछेगा भाई किस की के साथ इनक्रिप्ट करना चाहते हो। तो दो तरीके की होती हैं, एक होती है डिफ़ॉल्ट जो हमको AWS से मिलती है, हम AWS की मैनेज की के साथ इस ड्राइव को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है कस्टम की के साथ, मतलब कि मैं कस्टमर हूँ AWS का, तो मैं अपनी एक की बना सकता हूँ और उसके थ्रू इसको इनक्रिप्ट कर सकता हूँ इस ड्राइव को। तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस की को मैनेज करने की। तो अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, उसके बाद यहाँ आ जाता है स्नैपशॉट समरी। अब मैंने एक बात की थी मल्टी अटैच की, कि हम जब मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के साथ अपनी ड्राइव को जो है अटैच कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हमको मिलेगा सिर्फ IO2 के अंदर। अगर मैं इसको चूज करूं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अनेबल मल्टी अटैच। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अनेबल करता हूँ तो ये मेरे को बता देता है टू अनेबल मल्टी अटैच फॉर विंडोज सर्वर फेल ओवर क्लस्टर प्लीज इंस्टॉल दिस। तो आपको एक तरीके से एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि आपने सीधा मल्टी अटैच एनेबल कर दिया और उसके बाद आपका काम करेगा, नहीं। तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि कैसे वो काम करती है। बट हाँ, ये वाला ऑप्शन सिर्फ आपको मिलेगा IO2 के अंदर। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ समथिंग एल्स, तो यहाँ से वो वाला ऑप्शन गायब हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, हम GP3 नाम की एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी वॉल्यूम जो है क्रिएटिंग स्टेट में है, तो इस वक्त ये क्रिएट हो रही है। तो जब तक ये क्रिएट हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नैपशॉट्स कैसे लेते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ पे स्नैपशॉट्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी स्नैपशॉट नहीं दिख रहा। तो स्नैपशॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट। और ये मेरे को पूछेगा भाई किसका स्नैपशॉट लेना चाहते हो, इंस्टेंस का या वॉल्यूम का। तो हम ऑब्वियसली वॉल्यूम की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम पे सिलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे ये पूछेगा भी वॉल्यूम आईडी चूज करो, किस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे को वो दोनों वॉल्यूम्स, तो एक जो हमने अभी अभी क्रिएट की और एक जो हमारी ऑलरेडी सर्वर के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपका स्नैपशॉट पेंडिंग में आ गया, मतलब कि ये स्नैपशॉट इस वक्त लिया जा रहा है और ये 30 GB का है। तो इस तरीके से आपका जो स्नैपशॉट है वो क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये बोलता है कि भाई पॉलिसी क्रिएट करो। पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। उस पॉलिसी के अंदर बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा रूल्स कि
किस तरीके से उस पॉलिसी को समझाना पड़ेगा भाई, इस तरीके से आप मेरी ईबीएस के जो स्नैपशॉट्स हैं उनको मैनेज करो, कि इतने टाइम के बाद मेरे स्नैपशॉट्स डिलीट हो जाने चाहिए, इतने टाइम की रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी दी हुई है इन्होंने, क्रिएट अ पॉलिसी दैट ऑटोमेट्स द क्रिएशन, रिटेंशन एंड डिलीशन ऑफ ईबीएस स्नैपशॉट्स। तो आप ऑटोमेट कर सकते हो स्नैपशॉट्स को, कि ऑटोमेटिकली जैसे कि अब आप चाहते हो कि भाई आपकी जो ईबीएस वॉल्यूम है उसका बैकअप, राइट, तो आप बैकअप लेना चाहते हो अपने वॉल्यूम का, तो आप क्या कर सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजर आप पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर वो टाइमली मैनर में आपका ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट लेके रख लेगा, ताकि आपके पास इन पॉइंट टाइम बैकअप रहे। इन केस अगर आपको कोई चीज़ रिवर्ट बैक करनी है तो आपके पास स्नैपशॉट पड़े रिवर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लाइफ साइकिल मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम्स के अंदर दोबारा जाऊँ तो हमारी जो वॉल्यूम है यहाँ पे 15 GB की जो हमने अभी क्रिएट किए थे वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है अवेलेबल का, मतलब कि ये वॉल्यूम अब अवेलेबल है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको, जैसे कि अगर मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करूंगा और ये मेरे को ऑप्शन देगा अटैच वॉल्यूम, कि भाई इस वॉल्यूम को अटैच कर सकता हूँ मैं यहाँ से। अगर मैं अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करूँ और इसको यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे इसने बोला भी नो मैचिंग रनिंग और स्टॉप इंस्टेंसेस, मतलब कि कोई भी ये वॉल्यूम फाइंड नहीं कर पा रही कोई भी इंस्टेंस जो रन हो रहा है। अब उसका रीजन क्यों है, उसका रीजन ये है कि ये जो वॉल्यूम हमने क्रिएट की ये है हमारी एक डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, और हमारी जो मशीन है वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रन हो रही है। तो ये काइंड ऑफ की थिंग है रिमेंबर करने के लिए। अगर आपकी जो स्नैपशॉट्स हैं, सॉरी वॉल्यूम्स हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, डजेंट मैटर वो सेम रीजन के अंदर है पर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन को आप एक तरीके से समझ सकते हो एक डाटा सेंटर की फिजिकल लोकेशन, राइट। तो आपका जो सर्वर है वो आपका अवेलेबिलिटी जोन 1 के ऊपर रन हो रहा है, और आपकी जो वॉल्यूम है वो अवेलेबिलिटी जोन 2 के ऊपर रन हो रही है, मतलब डिफरेंट लोकेशन पे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस सिनेरियो में इसलिए ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है हमेशा कि आप जो ईबीएस यूज करने वाले हो, अटैच करने वाले हो, वो आपकी सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नई बना लेते हैं। तो इसका साइज दे देंगे हम 20 GB, और इसका हम मेक श्योर करेंगे इस बार हमारा जो जोन है करेक्ट हो, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन और क्रिएट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो रही है। वेट कर लेते हैं इसके क्रिएशन का। ऑलराइट, तो हमारी वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करेंगे और अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर मैं इंस्टेंसेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को अपना जो सर्वर है विंडोज सर्वर यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये डिवाइस नेम दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिवाइस नेम दे देता है आपको कि XVDF, इस तरीके का डिवाइस नेम जो है। इसका कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी जो वॉल्यूम है अ, उसका नाम जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये जो नाम हम यहाँ पे देंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बेसिकली वॉल्यूम पे। तो इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसको अटैच कर दूंगा। तो हमारी वॉल्यूम जो है इन यूज़ में आ गई। अब इन यूज़ में आ गई, तो अगर मैं अपने सर्वर पे जाऊँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्वर पे आया तो मेरे को यहाँ पे अब डिस्क 1 भी दिख रही है 20 GB की। तो अब ये वॉल्यूम अटैच तो होगी पर इस वॉल्यूम पे कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है। तो जैसे ही अगर हम कभी भी आप देखोगे कि नई हार्ड ड्राइव ला रहे हो तो आपको उस हार्ड ड्राइव को बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई एसएसडी वगैरह लेके आते हो या कोई यूएसबी स्टिक लेके आते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको वो दिखेगा कि ऑलरेडी फॉर्मेटेड होती है। बट ये एक हार्ड ड्राइव है या फिर एक एसएसडी है तो वो ये फॉर्मेटेड नहीं है, तो इसको हम एक फाइल सिस्टम देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं इसको ऑनलाइन लेके आऊंगा। तो यहाँ पे हमारी ड्राइव जो है इनिशियलाइज हो रही है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो इसको फिर क्लोज कर लेते हैं। राइट नाउ मेरे ख्याल से इनिशियलाइज हो रही है, तो मैं दोबारा डिस्क मैनेजमेंट खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको खोला तो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है भाई अब डिस्क 1 जो है इसको इनिशियलाइज कर लो, कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ये एज ए MBR यूज़ करना है या फिर GPT। तो ये दो आपको मिलते हैं ऑप्शंस पार्टीशन के। तो किस तरीके का पार्टीशन स्टाइल यूज़ करना चाहते हो, तो
विंडोज़ है तो जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ, मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। तो हमारी जो है ये डिस्क अब ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन मोड में आ गई है। अब हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे ये मेरे को साइज पूछेगा, मैक्सिमम साइज कितना रखना चाहता हूँ, नेक्स्ट। ड्राइव लाइटर क्या असाइन करना चाहता हूँ अपनी इस वॉल्यूम को। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ, तो यहाँ पे सिर्फ सी ड्राइव है, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राइव लेटर चूज कर सकते हो। तो डी मैंने यहाँ पे दे दिया, नेक्स्ट। यहाँ पे ये पूछेगा किस फाइल सिस्टम के साथ इसको फॉर्मेट करना चाहते हो। उसके बाद वॉल्यूम का लेवल क्या रखना चाहते हो, तो इसको हम रख देंगे डाटा, और सिंपल नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पे हमारी जो है ये फॉर्मेट हो चुकी है और एनटीएफएस फाइल सिस्टम के साथ काम कर रही है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, तो यहाँ पे मेरे को डाटा डिस्क मिल गई। तो अब डजेंट मैटर यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ डाटा क्रिएट करता हूँ, कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अगर मैं यहाँ से जाके इस वॉल्यूम को डिटैच कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाटा क्रिएट किया, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वॉल्यूम को किसी और मशीन के साथ यूज़ करना चाहता हूँ। तो मेक श्योर वो विंडोज़ की हो ऑब्वियसली इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर आप लिनक्स बेस्ड है तो लिनक्स जो है एनटीएफएस फाइल सिस्टम नहीं अंडरस्टैंड करता। तो ये चीज़ का आपको काइंड ऑफ बेसिक आइडिया हो कि भाई हम किस फाइल सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करके मेरे को ऑप्शन जो है डिटैच वॉल्यूम का यहाँ पे मिलता है। राइट नाउ ये ग्रेड आउट है, क्यों? क्योंकि हमारी ये जो वॉल्यूम है इन यूज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पहले इंस्टेंस जो है हमारा जो रन हो रहा है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, जैसे ही वो स्टॉप होगा उसके बाद हम इसको डिटैच कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी जो वॉल्यूम्स हैं वो यूज होती हैं। इस तरीके से आपका जो ईबीएस है वो कॉन्सेप्ट काम करता है आपकी एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।